नमस्कार, मैं हूं रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको गर्भपात से जुड़े कानून की जानकारी देंगे। किस अवधि तक गर्भपात कराना कानूनी तौर पर जायज है और कब गर्भपात अवैध हो जाता है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ में इस मसले से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। वैसे तो आज गर्भपात करवाना उतना ही सामान्य है जितना गर्भ धारण करना, लेकिन गर्भपात कानून की वजह से बहुत सी महिलाएं चाहकर भी गर्भपात नहीं करवा सकती। एमटीपी एक्ट या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के तहत कोई भी महिला 20 हफ्ते तक गर्भपात करवा सकती है, लेकिन गर्भ अगर 20 हफ्ते से ऊपर हो जाए तो कोर्ट से इजाजत के बाद ही गर्भपात करवाया जा सकता है। अदालत ही निर्णय लेगी कि गर्भपात होना चाहिए या फिर नहीं। प्रेगनेंसी का मेडिकल टर्मिनेशन सिर्फ कुछ खास स्थितियों में किया जा सकता है, जैसे जब मां को प्रेगनेंसी से शारीरिक या मानसिक तौर पर कोई खतरा हो, जब बढ़ते फीट्स को किसी तरह की सेहत से जुड़ी परेशानी हो, अगर महिला रेप के कारण प्रेग्नेंट हुई है, गर्भ रोकने के तरीके के फेल हो जाने के कारण प्रेगनेंसी हुई है जिसे महिला या उसके पति ने इस्तेमाल किया हो। ये थी यहाँ पर बुनियादी जानकारी। इस कानून की ज्यादा जानकारी आज हमारे साथ कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता बबीता झा देंगी। बबीता जी आपको गर्भपात से जुड़े कानून की जानकारी देंगी। अगर आपका गर्भपात से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। तो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो नंबर चल रहे हैं उन पर आप कॉल कर सकते हैं, गर्भपात से जुड़ी कानूनी जानकारी ले सकते हैं। कानूनी सहायता के लिए आप डायल करें 01206127 दूसरा नंबर भी आप डायल कर सकते हैं 01206127 और बबीता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बबीता जी बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद मैम, नमस्कार जी। बबीता जी मेरा सबसे पहला सवाल यहाँ पर यही कि भ्रूण हत्या की कानूनी परिभाषा क्या है? देखिए, भ्रूण हत्या जैसा कि नाम से पता चलता है कि ऐसा कोई भ्रूण जो कि किसी भ्रूण को गर्भाशय में ही समाप्त करना जी। लेकिन इसको हत्या शब्द जब आया है तो इसको एबॉर्शन से अलग होता है, जिसको हिंदी में भ्रूण समापन कहते हैं, गर्भ समापन कहते हैं। गर्भ समापन मेडिकली भी हो सकता है, जैसे वैध और अवैध दोनों तरीके से हो सकता है। हमेशा अपराध नहीं हो सकता है, प्राकृतिक कारणों से भी हो सकता है। चिकित्सीय कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है कि जानबूझ के कराना पड़े या हो जाए, अपने आप हो जाए, तो उसी का गर्भ समापन का एक एबॉर्शन का एक रूप है जिसको भ्रूण हत्या कहते हैं, सुसाइड कहते हैं, जिसमें कि जानबूझ के गर्भाशय के अंदर ही मां के गर्भ में ही बच्चे का मृत्यु कारित कर दी जाती है। इसको सामान्य हत्या से कुछ अर्थों में अलग माना गया है, रखा गया है, लेकिन ऐसे जो आईपीसी का कानून 300 जो डिफाइन करता है हत्या के लिए, वहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जब किसी बच्चे का शरीर का कोई भी अंग शरीर से बाहर निकल जाए तो उसको व्यक्ति माना जाता है। इसके लिए जरूरी नहीं कि पूरा शरीर उसका बाहर आए, लेकिन अगर उसका अंग कोई भी बाहर नहीं आया है तो उस कंडीशन में उसको भ्रूण ही माना जाएगा जी। भले ही उसके डिलीवरी से कुछ मिनट पहले ही उसको मार डाला जाए। इसलिए गर्भ का में भ्रूण के आने से लेकर के उसके पृथ्वी पर आने तक, पृथ्वी पर उसके शरीर का कोई पार्ट बाहर आने तक, उस बीच में अगर किसी कारण से जानबूझकर उसको कोई ऐसी क्षति पहुंचाई जाती है जिससे उसका समापन हो सके तो इसको भ्रूण हत्या कहते हैं। बिल्कुल, मैं इस सवाल पर आपके पास यहाँ पर आने वाली भी थी बबीता जी। इसी से जुड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है कि भ्रूण या अजन्मे बच्चे के क्या कुछ कानूनी हक होते हैं, क्योंकि कानूनी हक जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जी जी,
जी, ऐसे तो आईपीसी में इसको अलग से हत्या और भ्रूण हत्या के लिए 2 सेक्शन है। 300 सेक्शन जो है 300 वो है हत्या के लिए, और 312 जो है वो भ्रूण हत्या है, अजन्मे बच्चों की हत्या के लिए और हत्या के प्रयास या उसके प्रति अपराध के लिए बताता है। लेकिन जो हमारे जितने भी कानून है, इन सबका एक पर्पस है कि जैसे अस्तित्व में आ गया बच्चा, वो भ्रूण ही है, लेकिन उसको एक व्यक्ति की तरह माना जाता है। इसके लिए जितने भी उसके कानूनी अधिकार हैं, जितने भी हमारे कानून हैं, वो या तो सिविल है, क्रिमिनल्स है, दोनों में ही बच्चे का पूरा ही राइट दिया गया है। मैं इसमें कुछ एग्जांपल दूंगी कि जैसे कि सीआरपीसी बताता है, अगर कोई गर्भवती माँ है, उसको भले फांसी की सजा हुई है, लेकिन जब तक उसका गर्भ समापन नहीं हो जाता तब तक उसको फांसी नहीं दी जा सकती। हाई कोर्ट तब तक के लिए रोक सकता है, डिलीवरी तक के लिए, सॉरी समापन गलत वर्ड था जी। इसलिए कि माँ से उस बच्चे का सिर्फ अलग माना जाता है। माँ को पनिशमेंट दिया गया है, बच्चे को नहीं। ऐसे ही जब हमारा प्रॉपर्टी कानून है, वहाँ भी अजन्मे चाइल्ड इन वूम का भी अलग से कॉन्सेप्ट है कि अनबॉर्न चाइल्ड का भी प्रॉपर्टी में राइट है। फैमिली लॉ भी उसको सक्सेशन राइट देता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 21 आर्टिकल 21 तो ये बता रहा है कि हर व्यक्ति को जीवन का अधिकार है। वहाँ पर व्यक्ति में हालांकि ये टेक्निकली नहीं आएगा भ्रूण, इसलिए कि अलग से है, इसके लिए सेक्शंस हैं आईपीसी में। लेकिन फिर भी जो कॉन्सेप्ट है लॉ का, वो है कि लॉ को प्रोटेक्ट करना है चाइल्ड के, भले ही वो गर्भ के अंदर है, गर्भ के बाहर है, उसके जीवन की रक्षा करनी है, उसके प्रॉपर्टी की रक्षा करनी है, उसके इंटरेस्ट की रक्षा करनी है। और इसीलिए एक ये भी टॉर्ट का सब्सिट लॉ कहते हैं का एक ये शाखा हो गया है कि अगर बच्चे डॉक्टर की गलती से, मेडिकल नेग्लिजेंस से, या इवन कि माँ बाप की गलती से बच्चे का कुछ जैसे कि विकलांगता हो जाए जी। या उसको कुछ स्वास्थ्य पर हानि हो जाए, उस कंडीशन में वो जो अपराध है, वो जो हानि है, वो बच्चे के प्रति होता है। बच्चे का डिफरेंट राइट होता है, सेपरेट राइट होता है, माँ बाप के राइट से अलग। वो मेडिकली जो भी उसको हानि हुई है, उस चीज के लिए वो चैलेंज कर सकता है, क्लेम कर सकता है क्षतिपूर्ति के लिए डॉक्टर से, या जो भी इस हालत के लिए जिम्मेदार है उनसे। यहाँ पर हाल में एक ब्रिटेन का भी इस टाइप का केस था, इंडिया में भी कुछ ऐसे आए हैं। ये सारे कानून यही सेपरेट बताते हैं कि इसका प्रत्येक व्यक्ति का भ्रूणावस्था से ही वो सारे राइट हैं जिसको लॉ प्रोटेक्ट करता है। जी, तो गर्भपात से जुड़ी हुई जो कानूनी जानकारी है वो लगातार हमें बबीता जी यहाँ पर दे रही हैं। आपको भी इस विषय पर अगर कोई कानूनी जानकारी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं, लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं। बबीता जी, क्या भ्रूण की टेस्टिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित है और किन हालातों में ये टेस्टिंग संभव है? नहीं, प्रतिबंधित पूरी तरह से नहीं है, एक्सेप्शन है जी, क्योंकि कानून जो कोई भी बनाया जाता है उसका कोई पर्पस होता है। अगर उसको कम्प्लीटली स्टेट ब्रैकेट बंद कर दिया जाएगा तो हो सकता है कि एक के जस्टिस करने के साथ दूसरे के साथ अनजस्टिस हो जाए। तो लेकिन जब ये कानून बनाया गया था तो इसका मेन फोकस था उस समय कन्या भ्रूण हत्या पर था कि जो हमारा जेंडर इक्वालिटी है वो मेंटेन रहे, रेशियो मेंटेन रहे। लेकिन बाद में कुछ वो तो हमारे पास अभी भी है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव वो अभी भी है, लेकिन दूसरे तरफ ये आ गया कि क्या बच्चे का तो राइट है, उसको धरती पर आने का, स्वस्थ शरीर के साथ जन्म लेने का उसका अधिकार है, लेकिन मदर का भी तो राइट है। मदर का भी तो यहाँ पर अगर दोनों की जान में से एक को चूज करना हो तो हम किसे चूज करें? लॉ का ये पर्पस है कि दोनों को ही बचाया जाए, लेकिन अगर चूज करना पड़ जाए मेडिकल रीजन से तो उस कंडीशन में ये कम्प्लीटली मेडिकली देखा जाएगा कि मदर की अगर जान को खतरा है या उसके शारीरिक या मानसिक रूप से उसकी बात के लिए कैपेबल नहीं है, जो अगर बच्चे को बियर करती है, कंटिन्यू रहता है उसका प्रेगनेंसी, तो हो सकता है मदर को कोई बहुत ही हार्म हो जाए। उस कंडीशन में केवल मेडिकल कंडीशन में उसको ये परमिशन दिया जाता है कि टर्मिनेट कर सके। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है, मेडिकली जनरली कर सकती है 12 वीक तक, और फिर इसमें 2 कैटेगरी है। 12 वीक तक इजिली कर सकते हैं, डॉक्टर कंसेंट दे दे, अगर मेडिकली उसको प्रूफ बता दे, रीजन बताना पड़ेगा।
कि क्यों इसे वो उसके अबॉर्शन के लिए क्यों क्या कंडीशन है जिसके कारण अबॉर्शन जरूरी है उस महिला के लिए, मदर के लिए। लेकिन अगर 12 से ज्यादा हो रहा है, 12 से 20, उस दौरान उसे दो डॉक्टर बताना मिलके ये ओपिनियन देना होता है। यानी ज्यादा कॉन्शियस इसके लिए प्रिकॉशन रखा जाता है कि इसमें इस स्टेज में 12 से लेकर 20 में अगर बच्चे को अबॉर्शन करवाया जाता है तो मेडिकली और ज्यादा साउंड रीजन होना चाहिए। लेकिन जो हमारे रिसेंट डेवलपमेंट है, जो कि लॉ जनरली कोर्ट से आए हैं, ये डेवलपमेंट ये बता रहे हैं कि 20 से प्लस, और इवन कि कुछ हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी 24 वीक को भी करवाने के लिए परमिशन दिया है। तो जनरली 20 वीक से अगर ज्यादा का गर्भ हो जाता है, उस कंडीशन में कोर्ट से परमिशन लेके इसको समापन कराया जा सकता है जी। इस कंडीशन में 2-3 चीजें देखी जाती है। इसका जो कोर्ट जिस चीज को कंसीडर करता है, मदर का मेंटल फिजिकल हेल्थ, और ये कंडीशन जनरली होता है कि रेप विक्टिम के लिए एप्लीकेबल होता है। उसको वो गर्भपात जो है नहीं चाहते, अनवांटेड है, उसको ये बियर करना पड़ रहा है। उस कंडीशन में मदर और बच्चे का बैलेंस बनाते हुए दोनों के इंटरेस्ट का कोर्ट चाहे तो इसको परमिशन दे सकती है। हाँ, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है ये, डॉक्टर परमिशन फिर कोर्ट का परमिशन, लेकिन यही कंडीशन है, इसको फॉलो करना पड़ता है इस प्रोसेस के अबॉर्शन के लिए। जी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का लीगल हेल्पलाइन में, और आज हम गर्भपात से जुड़े हुए कानून को लेकर यहां पर बात कर रहे हैं। लगातार बबीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या PNDT एक्ट जो है ये क्या है, इसको क्यों बनाया गया और इसमें संशोधन भी करने की जरूरत पड़ी, तो ऐसा क्यों संशोधन हुआ इस कानून में? देखिए, ये कानून जब बनाया गया था उस समय हमारी जो इसके एक्चुअली गर्भपात ऐसा सब्जेक्ट है जो मेडिकल कानूनी तो है, लेकिन इसका सामाजिक इम्पैक्ट भी बहुत है। सामाजिक जो हमारा उसमें की नैतिकता होती है वो भी इसका निर्धारक होता है। तो जिस समय ये कानून बनाया गया था उससे पहले इस टाइप की कोई कानून नहीं थी, लेकिन उसमें हमारे यहाँ मात्र जो मृत्यु दर है वो बहुत ज्यादा थी। यानी कि चाइल्ड बर्थ के इसमें महिलाओं की बड़ी संख्या में मौत हो रही थी। इनफैक्ट अभी भी ज्यादा है, लेकिन उस समय हमारा वर्ल्ड में हाईएस्ट लेवल पर था। दूसरी तरफ एक ये भी विचार आ रहा था महिलावादी तरफ से और भी उदारवादियों की तरफ से कि महिलाएं जो है केवल एक प्रजनन का साधन नहीं, अपने वंश वृद्धि के लिए नहीं है, वो भी एक स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं। उनको भी इस बात के लिए अधिकार मिलना चाहिए कि वो कब बच्चा चाहती हैं या नहीं चाहती हैं, और इसलिए उनको इस टाइप के अधिकार होने चाहिए कि वो गर्भ निरोधक साधन अपना सके और जब चाहे तभी वो ये गर्भ धारण करें। लेकिन अगर अनचाहे हो जाए, गर्भ रह जाए, तो उस कंडीशन में क्या हो कि उनको ये टाइप से एक सीमित संख्या कंडीशन में उनको ये अधिकार दिया जाए कि वो चाहे तो गर्भपात करवा सकती हैं। लेकिन बाद में इसमें एक कंडीशन था, वो ये था कि गर्भपात वही करा सकती हैं जो विवाहित हो, पति की सहमति हो। लेकिन इसके कंडीशन में कई बार असुरक्षित गर्भपात का ज्यादा चांस बढ़ गया, क्योंकि जो भी माइनर होती थी या जो अनमैरिड थी, विडो थी या सिंगल लेडी जो भी थी, वो खुल के सामने में नहीं आ सकती थी। उनके पास लीगल तरीके से अबॉर्ट कराने का कोई तरीका नहीं था। उनके पास मजबूरी थी कि उनको अनसेफ जिसे कहते हैं अबॉर्शन वो यूज करना पड़ता था, जिसके कारण भी कई बार जाने जाती थी जी। तो ये सोचा गया कि नहीं, ये अब समय आ गया कि इसको चेंज किया जाना चाहिए। इसलिए इस कानून के लिए में चेंज के लिए काफी डिमांड हो रही थी। दूसरी तरफ ये भी देखा गया कि कई बार महिलाएं नहीं चाहती हुई भी उनको बनना पड़ता है, माँ बनना पड़ता है, खासकर रेप विक्टिम, और जो अगर माइनर हो तो 12 साल 13 साल की बच्चियों को प्रेग्नेंट हो गई हैं इस सिचुएशन में, और वो मेंटली और फिजिकली इतनी कैपेबल नहीं होती हैं कि वो बच्चे को बियर कर सके। और फिर इस कंडीशन में ये भी हो जाएगा उस बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, हो सकता है वो हेल्दी नहीं होगा, माँ हेल्दी नहीं है तो बच्चा भी हेल्दी नहीं होगा, उसकी प्रॉपर्टी राइट्स क्या होंगे, बच्चे की लायबिलिटी किसकी होगी, मेंटेन उसको कौन करेगा जी। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिस पर बहुत दिनों से डिबेट हो रहा था। तो लास्ट ईयर 2021 में इस पर अमेंडमेंट हुआ है।
और इसमें इन सारे मुद्दों को पहले से थोड़ा सा ब्रॉड किया गया है इस सेक्शन को, जैसे कि अब इसके लिए पति का सहमति की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये उसमें जो जैसे 20 वीक की 24 वीक ये जो लगाए गए हैं बार लगाए गए हैं, ये बच्चे और मदर दोनों को हेल्थ को देखते हुए लगाए गए हैं, दोनों के वेलफेयर को देखते हुए लगाए गए हैं। और इसमें दो चीजों को स्पेशली रखा गया है ध्यान, इसका जितने भी सेक्शन है कि इसमें दोनों का चाइल्ड और मदर का तो जो वेलफेयर प्रोटेक्टेड हो, और प्लस ये भी कि इसमें जो सोसाइटी का नॉर्म है उसे भी थोड़ा सा लिबरल किया गया, थोड़ा फ्लेक्सिबल किया गया है कि लोग जो सिंगल लेडी हैं वो भी आराम से इसको यूज कर सके, लीगल तरीके से वो अबॉर्ट करवा सके। तो एक तरह से सेफ मदरहुड की तरफ भी ये एक स्टेप है जी। हाँ, और पहले जो हमारा था कि फीमेल फोर्टिसाइड, उसको भी रोकने की कोशिश किया गया है कि जो हमारा मेन था कि हमारा जेंडर रेशियो मेंटेन रखना है। तो वो पहले वाले जो भी कानून थे कि हमारे जितने भी क्लिनिक हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उसमें ये लिखना जरूरी था, वो सब अभी भी कंटिन्यू है। बस मेन रूप से ये दो चीजें के लिए चेंजेस लाए गए हैं, अमेंडमेंट किया गया है लास्ट ईयर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बबीता जी, गर्भपात से जुड़ी तमाम कानूनी जानकारी जो आपने दी इसके लिए। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।